साइकोलॉजी के अंदर या सीडीपी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने बुद्धि के बारे में पहले पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि कितनी है। ठीक है, यानी कि जो बुद्धि संवेगों के ऊपर कंट्रोल करे या संवेगों को नियंत्रण में रखे या संवेगों के साथ समायोजन करके चले, उस बुद्धि को क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इमोशनल इंटेलिजेंसी। इमोशनल इंटेलिजेंसी यानी कि सिर्फ बुद्धि की बात करूं तो बुद्धि में तो हमने क्या पढ़ा था? बुद्धि क्या पढ़ा था? बुद्धि के अंदर हमने पढ़ा था कि वो क्या करती है? एक अमूर्त चिंतन है। बुद्धि क्या करती है? अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन कौन सा चिंतन होता है? जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती उसके बारे में वो चिंतन करता है। ठीक है, जो चीजें हमारे सामने नहीं है उसके बारे में सोचना समझना, उसको क्या कहा जाता है? अमूर्त चिंतन। और क्या करती है? अधिगम में सहायक है। अधिगम क्या होता है? लर्निंग। अधिगम में सहायक है, ठीक है, यानी कि लर्निंग में काम आती है, सहायक है। और क्या करती है ये वातावरण के साथ समायोजन बनाती है। वातावरण के साथ, वातावरण कौन सा? जो सामाजिक वातावरण है उसके साथ ही क्या करती है? समायोजन का काम करती है। ये टॉपिक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। यानी कि मैं बात करूं, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल बुद्धि। जबकि पिछली क्लास में पढ़ा था सिर्फ बुद्धि। बुद्धि क्या होती है? जो अमूर्त चिंतन करे, जो एडजस्टमेंट का काम करे, अडेप्टेशन का काम करे, समायोजन का काम करे, या फिर वो किसी चीज को सीखने। अधिगम क्या होता है? सीखना, लर्निंग, यानी कि लर्निंग में सहायक हो, अमूर्त चिंतन करे या वातावरण के साथ समायोजन करे। ये पिछली क्लास का टॉपिक था। आज पढ़ रहे हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी कि हमारे संवेगों के ऊपर नियंत्रण करे। अब संवेग कौन से होते हैं? जो हमें ईर्ष्या होती है, जो हमें प्रेम होता है, जो हमें भय होता है, ये हमारे क्या होते हैं? संवेग। यानी कि भय, ईर्ष्या, क्रोध, प्यार, प्रेम, इन सब के ऊपर कंट्रोल करे। कंट्रोल करना नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको दबा दे, उनके साथ समायोजन करे। ऐसी बुद्धि को क्या कहेंगे? इमोशनल इंटेलिजेंसी। जैसे कि मैं बात करूं कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क में क्या होती है? दो चीजें होती है। यानी कि शरीर के अंदर क्या होता है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क के अंदर क्या होती है? इसको थोड़ा सा उधर लिखना चाहिए मुझे। देखो हमारा क्या होता है, यहां से शुरू करते हैं। शरीर। अब शरीर के अंदर क्या होती है? शरीर के अंदर क्या होता है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क के अंदर क्या होती है? दो चीजें होती है। मस्तिष्क में क्या होता है? हमारे पास मन होता है और हमारे पास क्या होती है? बुद्धि होती है, ठीक है। अब बुद्धि शब्द सबसे पहले किसने दिया था? अल्फ्रेड गाल्टन ने दिया था 1885 में। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके। और मन के बारे में किसने बताया था? मन के बारे में बताया था सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड का जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो सिगमंड फ्राइड ने मन को कितने भागों में बांटा था? उन्होंने कहा था कि मन कितनी तरह का होता है? एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन या अर्धचेतन मन बोलते हैं, अर्धचेतन मन, और तीसरा क्या होता है? अचेतन मन, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन से मन को बताया था सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि अचेतन मन सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। क्योंकि अचेतन मन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? उसके अंदर हमारी भावनाएं होती हैं, आदमी की जो मूल प्रवृत्ति होते हैं वो होती हैं, और इसके अंदर ही क्या होते हैं? संवेग। ये बात किसने कही थी? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको बताते हैं? अचेतन मन को बताते हैं। अचेतन मन क्या होता है? हमारी दमित इच्छाओं का भंडार होता है। जो हमारी जितने भी संवेग हैं, जो हमारी मूल प्रवृत्ति हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो सब कहाँ छुपे होते हैं? अचेतन मन में छुपे होते हैं। यानी कि अचेतन मन में ये तो क्या होता है? प्रेजेंट सिचुएशन होती है।
ठीक है। और इन दोनों के बीच की सिचुएशन क्या होती है, अर्धचेतन। सिगमंड फ्राइड ने जो हिमखंड के साथ कंपैरिजन किया था, तो चेतन मन को क्या बताया था, 1/10 भाग, और अचेतन मन को बताया था 9/10 भाग। अब अचेतन मन में क्या होती है, हमारी भावनाएं होती है, हमारी क्या होती है, मूल प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति होती है, और हमारे क्या होते हैं, संवेग। अब संवेग क्या होते हैं, संवेग क्या होते हैं, ये जन्मजात भी होते हैं और ये वातावरण के साथ ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। यानी कि वातावरण के साथ इनके वैसे तो ये क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनका ऊपर नीचे हो जाता है, और एक ट्रेनिंग के द्वारा, एक प्रशिक्षण के द्वारा, एक कंट्रोल के द्वारा, एक प्रबंध के द्वारा हम इनको कंट्रोल करना सीख जाते हैं। यानी कि संवेग किस तरह के होंगे, जैसे कि मैं कहूँ भय है, क्रोध है, प्रेम है, ईर्ष्या है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, संवेग होते हैं। अब भय, क्रोध, प्रेम, अगर हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है और हम उसके ऊपर टूट पड़े, तो अगला क्या पता हमारा क्या इलाज कर देगा। यानी कि जो हमारे नेचुरल संवेग हैं, उनके ऊपर हमें कंट्रोल करना तो आना चाहिए। अब उन नेचुरल संवेगों के ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इनके ऊपर प्रबंध का काम, प्रबंध का काम, या हम कहें नियंत्रण का काम, नियंत्रण का काम, या हम इसको कहें कंट्रोल या बैलेंस, बैलेंस या नियंत्रण या कंट्रोल करने का काम कौन करता है, बुद्धि। यानी कि इनके ऊपर ये प्रबंध और कंट्रोल का काम कौन करती है, बुद्धि। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संवेगात्मक बुद्धि। यानी कि मैं बात करूं कि संवेगों पर नियंत्रण जो बुद्धि करती है, नियंत्रण जो बुद्धि करती है, उस बुद्धि को क्या कहेंगे हम, संवेगात्मक बुद्धि करती है, उस बुद्धि को कहेंगे हम संवेगात्मक करती है, उस बुद्धि को हम क्या कहेंगे, संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है। संवेग का मतलब क्या होता है, लगातार, और वे मतलब आगे संवेग को अगर दो भागों में बांटूं तो एक है सम और एक है वेग। यानी कि वेग का मतलब क्या होता है, गति, और सम का मतलब क्या होता है, लगातार। जो लगातार हमारे व्यवहार में जो गति होती है, वो गति किसके कारण हो, चाहे भय के कारण हो, प्रेम के कारण हो, क्रोध के कारण हो, या किसी से ईर्ष्या की भावना हो, उन सब के ऊपर जो कंट्रोल करने का काम करती है, उस बुद्धि को क्या कहते हैं, संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के संवेग बताए। ठीक है। बात करूं मैं विलियम मैकडूगल की, तो उन्होंने अपनी बुक के अंदर जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी था, उसमें कहा कि आदमी के अंदर 14 तरह के संवेग होते हैं, 14 तरह की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। उसी टाइम मैं बात करूं सिगमंड फ्राइड की, तो उन्होंने कहा कि 2 टाइप के संवेग होते हैं, एक जिजीस्वा और एक मुर्मुस्वा। जो जीने की इच्छा रखता है उसके अंदर जिजीस्वा संवेग है, और जो मरने की इच्छा रखता है उसके अंदर मुर्मुसा संवेग है। ऐसे ही वॉटसन की बात करूं तो वॉटसन क्या कहते हैं कि जन्म के साथ ही बच्चे में 3 संवेग पाए जाते हैं, और 3 संवेग कौन कौन से हैं, प्रेम, क्रोध और घृणा। ठीक है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग इसकी क्या दी, आपको परिभाषाएं दी, अलग अलग अपने व्यूज दिए, और उनके व्यूज किस तरीके से थे। जैसे कि मैं बात करूं विलियम मैकडूगल, ये वही है जिन्होंने अपनी बुक के अंदर अचेतन मन को गंदा शब्द बोला था, नहीं, चेतन मन को गंदा शब्द बोला था, ये वही मनोवैज्ञानिक है। और विलियम मैकडूगल क्या कहते हैं, विलियम मैकडूगल की बुक है एक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस बुक के अंदर उन्होंने क्या कहा कि आदमी के पास जन्म से ही 14 मूल प्रवृत्ति होती है, या आदमी के पास 14 तरह के संवेग पाए जाते हैं। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि 14 संवेग या 14 क्या है, मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। ठीक है। ऐसे ही फिर बात करूं सिगमंड फ्राइड की, सिगमंड वो क्या कहते हैं कि जिजीस्वा, जीने की इच्छा, और मुर्मुसा टाइप के
दो संवेग पाए जाते हैं, जिजीस्वा और मुर्मुसा, यानी कि दो संवेग होते हैं आदमी के अंदर। साथ में बात करूं कि वॉटसन की, वॉटसन क्या कहते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ ही तीन संवेग पाए जाते हैं, तीन संवेग पाए जाते हैं। अब तीन संवेग कौन से बताते हैं जाते हैं, तीन संवेग कौन से बताए जाते हैं, भय, प्रेम और क्रोध। ये तीनों संवेग बच्चे में जन्म के साथ ही पाए जाते हैं। ऐसी बात कौन कहते हैं, वॉटसन। पूछ लिया जाता है कि जन्म के साथ ही संवेग पाए जाते हैं, ये बात किसने कही, वॉटसन ने। भय, प्रेम और क्रोध। सिगमंड फ्राइड ने क्या बोला था, मन तीन तरह का होता है, चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। संवेग कौन से मन में होते हैं, भावना, मूल प्रवृत्ति, संवेग, ये कौन से मन में होते हैं, अचेतन मन में होते हैं। और अचेतन मन में या तो बंदा जीने की इच्छा रखेगा या बंदा मरने की इच्छा रखेगा। ऐसे विलियम मैकडोगल की बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसके अंदर चेतन मन को एक गंदा शब्द बोला गया था, और उस बुक के अंदर उन्होंने कहा कि 14 संवेग होते हैं जन्मजात आदमी के अंदर। ठीक है, कितना समझ में आ गया कि जो बुद्धि संवेगों के ऊपर कंट्रोल करती है, उस बुद्धि को क्या कहते हैं, संवेगात्मक बुद्धि होती है। और संवेगों के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है, अदरवाइज आदमी वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाएगा, अपने बुद्धि का सही उपयोग करके अपनी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक तो ऐसे भी हैं जो सफलता के पीछे किसका कारण बताते हैं, बुद्धि का कारण 20% होकर 80% किसका कारण बताते हैं, किसका कारण बताते हैं, संवेगों के कारण ही आदमी के अंदर सफलता आती है। ठीक है, अब वो आदमी कौन है जिसने सबसे ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंसी के ऊपर काम किया, और इन इमोशनल इंटेलिजेंसी पर काम करते हुए उन्होंने एक अपनी बुक लिखी, और उसमें क्या बताते हैं वो, सफलता के पीछे बुद्धि सिर्फ 20% होती है। अगर संवेगों पर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, प्रबंधन नहीं है, तो आदमी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंसी को उन्होंने कहा कि 80% रोल है किसी आदमी की सफलता के पीछे। ठीक, अब जैसे हमने बुद्धि को डिस्क्राइब किया था कि बुद्धि सबसे पहले किसने दिया था, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था 1885 में। ऐसे ही हम बात करेंगे कि संवेग शब्द किसने दिया था। बात करते हैं हम संवेग। ये संवेग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जॉन पीटर ने किया था, जॉन पीटर और साल्वे। ये दो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले संवेग शब्द को दिया। इन्होंने क्या दिया, संवेग शब्द। आपसे पूछा जाए कि संवेग शब्द के बारे में सबसे पहले किसने बात की थी, जॉन पीटर और साल्वे ने की थी, और ये बात कब की थी, 1990 में। लेकिन इसकी तरफ ज्यादा ध्यान किसने दिया, या इसकी तरफ ज्यादा काम किसने किया, या इसको फेमस किसने बनाया, वो कौन थे, डैनियल गोलमैन। ठीक है, यानी कि इसके अंदर इसको प्रसिद्ध किसने किया, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, डैनियल। देखो हालांकि ये तीनों ही है ना, साथ साथ काम कर रहे थे, इन्होंने शब्द के बारे में कहा, फिर इसके बाद ज्यादा काम किसने किया, डैनियल गोलमैन ने। ठीक है, अब डैनियल गोलमैन ने क्या कहा कि डैनियल गोलमैन थे, वो ये कहते थे कि बुद्धि से ज्यादा किसी आदमी की सफलता के पीछे किसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संवेगों की। यानी कि जो संवेगात्मक बुद्धि होती है, जो इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसी सफलता के पीछे। आदमी के अंदर बुद्धि है लेकिन अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं करे, उसको किसी चीज का भय ही ना हो, उसको कोई डर ही ना हो, उसको कोई घृणा ही ना हो किसी चीज से, उसको कोई ईर्ष्या ही ना हो, तो वो आदमी एक सफल आदमी नहीं बन पाएगा। और इन्होंने एक यहाँ पर बुक लिखी, और उस बुक का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंसी why it can better more than IQ। IQ तो क्या था, हमारी बुद्धि लब्धि थी,
आईक्यू क्या था हमारा, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट था, ये क्या थी, बुद्धि लब्धि थी। और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला किसने दिया था, टर्मन ने दिया था, लेकिन उस फॉर्मूले का नाम क्या लिखा गया था, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। स्टैनफोर्ड इसलिए लिखा गया था कि टर्मन उसको अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में उसके ऊपर काम कर रहे थे। और सबसे पहले जो हमारा बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, बिने ने दिया था, जिसने मानसिक आयु 1908 में बता दी थी। बुद्धि परीक्षण तो हुआ था 1905 में, साइमन और बिने ने दिया था, लेकिन मानसिक आयु निकाली थी उन्होंने 1908 में। और उसके बाद उसके ऊपर काम किया था टर्मन ने। तो टर्मन ने हमें क्या दी थी, बुद्धि लब्धि, यानी कि हमें क्या दिया था, आईक्यू। इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट को ही शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आईक्यू। और आईक्यू के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि कोई बच्चा कितना प्रतिभाशाली है। उसका आईक्यू देखकर, उस आईक्यू का एक फॉर्मूला दिया था, उससे हम आईक्यू निकालते हैं और फिर बच्चे को जज करते हैं कि वो बच्चा कितना बुद्धिमान है या नहीं। लेकिन ये जो डैनियल गोलमैन थे, ये कहते हैं कि आईक्यू से ज्यादा, यानी कि बुद्धि से ज्यादा संवेगात्मक बुद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बुक भी इसी नाम पर लिख दी, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन बी बेटर मोर देन आईक्यू। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंसी है, जो हमारी संवेगात्मक बुद्धि है, वो आईक्यू से ज्यादा बेटर क्यों है, या मतलब इससे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। इसी के साथ साथ उन्होंने एक बात और बोल दी कि एक आदमी कितना सफल है, एक आदमी कितना सफल है। जो डैनियल गोलमैन थे, ये कहते हैं कि सफलता के पीछे किसका रोल है, वो कहते हैं सिर्फ बुद्धि का तो कितना परसेंटेज होता है। ये इन्होंने एक प्रयोगात्मक तरीके से सिद्ध कर दिया था कि बुद्धि का सिर्फ 20% इंपॉर्टेंस होती है और संवेगात्मक बुद्धि का रोल कितना होता है, 80%। किसी सफलता के पीछे संवेगात्मक बुद्धि का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक फॉर्मूला दिया इस इमोशनल इंटेलिजेंसी का, जैसे कि आईक्यू का फॉर्मूला था। पहले मैं आईक्यू का फॉर्मूला लिख दूं। आईक्यू के फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं MA/CA इंटू में 100। ठीक है, और ये किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। ठीक है, और इस फॉर्मूले का नाम क्या लिख दिया था, स्टैनफोर्ड। इस फॉर्मूले का नाम क्या था, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। इसमें क्या निकालते हैं हम, इसमें हम क्या निकालते हैं, बुद्धि लब्धि। ठीक है, सेम ऐसे ही बुद्धि लब्धि की तरह हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इमोशनल इंटेलिजेंसी, यानी कि हम क्या निकालेंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, EQ। ये क्या था, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, और ये क्या है, इमोशनल क्वोशिएंट। अब इमोशनल क्वोशिएंट के अंदर क्या लिखेंगे, ऊपर यहाँ पर क्या लिखी थी, मानसिक आयु, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्वेगात्मक बुद्धि। ये ऊपर यहाँ लिखी थी हमने मानसिक बुद्धि और या मानसिक आयु, और यहाँ पर लिखा था हमने वास्तविक आयु। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे स्वेगात्मक बुद्धि। संवेगों से जो बुद्धि आती है, जो बुद्धि संवेगों पर कंट्रोल करती है, स्वेगात्मक बुद्धि। और नीचे क्या लिखेंगे हम, वास्तविक आयु, यानी कि नीचे क्या लिखेंगे, वास्तविक बुद्धि। क्योंकि यहाँ पर डेनियल गोलमैन ने पहले ही बता दिया था कि आदमी में एक बुद्धि होती है और एक स्वेगात्मक बुद्धि होती है। बुद्धि तो कौन सी होती है, जो अचेतन मन, जिसके अंदर हम अमूर्त चीजों का अध्ययन करते हैं, अचेतन मन नहीं, अचेतन में तो संवेग पढ़ते हैं। बुद्धि क्या होती है, जो अमूर्त चिंतन का अध्ययन करती है, जो वातावरण के साथ समायोजन करने का काम करती है, या फिर जो अधिगम में सहायक होती है, वो तो क्या होती है, बुद्धि। और संवेगों पर जो कंट्रोल करती है वो क्या होती है, स्वेगात्मक बुद्धि। तो यहाँ पर EQ में क्या लिखेंगे, स्वेगात्मक बुद्धि अपॉन वास्तविक बुद्धि, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे EQ। और स्वेगात्मक बुद्धि को क्या कहते हैं, स्वेगात्मक बुद्धि को क्या कहते हैं हम, इसको स्वेगात्मक बुद्धि को क्या कहते हैं, जो बुद्धि हमारे संवेगों पर कंट्रोल कर ले, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंसी अपॉन में वास्तविक बुद्धि क्या होगी, वास्तविक बुद्धि को हम लिख देते हैं CI।
ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100। इन दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करके देखो, यहाँ क्या बोला, आईक्यू। आईक्यू क्या था, इंटेलिजेंसी क्वोशेंट। ये क्या है, इमोशनल क्वोशेंट। ऊपर था एमए। एमए क्या था, मानसिक आयु। यहाँ पर क्या है, संवेगात्मक बुद्धि। नीचे क्या था, क्रोनोलॉजिकल आयु यानी कि वास्तविक आयु। तो नीचे क्या लिख दिया, वास्तविक बुद्धि। इसको लिख दिया EI, इसको लिख दिया CI मल्टीप्लाई 100। यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी, हमारी संवेगात्मक बुद्धि। और ये काम किसने किया था, संवेगात्मक बुद्धि का काम, ये संवेगात्मक बुद्धि के बारे में किसने की थी बात, डैनियल गोलमैन ने। डैनियल गोलमैन। आपसे पूछा जाए कि संवेगात्मक बुद्धि पर सबसे ज्यादा काम किसने किया था, डैनियल गोलमैन ने। जबकि इसका पहली बार शब्द किसने यूज किया था, जॉन पीटर और साल्वे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब पढ़ेंगे हम कि इसकी विशेषताएं क्या है या इसके कारक क्या है, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि। अब देखो, संवेगों के ऊपर कंट्रोल करेंगे। अब संवेग किसके हो सकते हैं, खुद के भी हो सकते हैं और दूसरे के भी हो सकते हैं। मैं अपने संवेगों पर कंट्रोल करूं, मैं अपने संवेगों को समझूं। अब मान लो मैंने अपना मूल्यांकन करना है, ठीक है, मेरे पेपर में गंदे नंबर आ गए। गंदे नंबर आ गए तो एक तो मैं कहूँ हाय मुझे पढ़ना ही नहीं है, नंबर तो अच्छे आते ही नहीं है, क्या फायदा है पढ़ने का, चीटिंग हो जाती है, दूसरे बच्चे ज्यादा नंबर ले जाते हैं, आज के बाद नहीं पढ़ूंगी। ये क्या है, मेरे गलत वाले संवेग है, नकारात्मक संवेग है। एक मेरे, ठीक है, मेरे गंदे नंबर आ गए, पहले मैं चेक करती हूँ कि नंबर कहाँ कटे हैं, क्यों कटे हैं, मेरे लिखने में कहीं गलती रही है, या फिर मैंने चीज को समझ कर नहीं लिखा, या मेरे कंसेप्ट ही गायब हैं, या मेरी मैथ है तो जैसे मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया, या मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, या मुझे टॉपिक की नॉलेज ही नहीं थी। ये जब मैं अपना मूल्यांकन कर रही होती हूँ तो मेरे कौन से संवेग हैं, सकारात्मक पॉजिटिव इमोशंस है। और जब मैं कहूँ कि टीचर ने चीटिंग कर दी, बच्चे ने चीटिंग कर दी, नंबर अच्छे आते ही नहीं है, पेपर आउट हो जाता है, कितना भी पढ़ लो, ये मेरे कौन से संवेग हैं, नकारात्मक संवेग। अब मुझे अपने जीवन के अंदर वृद्धि करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं अपने संवेगों को समझूंगी कि मेरे अंदर कौन से संवेग हावी हो रहे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। मतलब मेरे माइंड के अंदर वो क्वेश्चंस आएंगे कि मैं उनको कैसे कंट्रोल करूं। अब मैं खुद के अपने संवेगों को सबसे पहले क्या करूंगी, समझूंगी, फिर उनके ऊपर क्या करूंगी, नियंत्रण करूंगी। ठीक है, उसके बाद ही मैं दूसरे के संवेगों को समझने की इच्छा रखूंगी, दूसरों के संवेगों को समझने की इच्छा रखूंगी। अब किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, उसके बराबर में मैं गुस्सा करना शुरू कर दूं, या मैं समझूं कि इसको गुस्सा क्यों आ रहा होगा, हो सकता है कि इसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई हो, जो इसका पॉजिटिव एटीट्यूड है उसके विपरीत कोई कंडीशन रही होगी तभी इसको गुस्सा आ रहा है। अब मैं उसके पहले उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनूं, फिर मैं उसको समझाऊं, यानी कि मैं उसको सुन रही हूं, उसको समझा रही हूं, तो मैं दूसरे के संवेगों को कंट्रोल कर रही हूं। जब मैं खुद के इमोशन समझ रही हूँ, इसका मतलब मैं अपनी किसकी बात करती हूँ, अंतरा व्यक्तित्व की बात करती हूँ, इंट्रापर्सनल बात कर रही हूँ, इंट्रापर्सनल संवेगों की बात कर रही हूँ। जब दूसरे के संवेगों की बात करती हूँ तो मैं इंटरपर्सनल अंतर व्यक्तित्व बात करती हूँ। तो इसी टाइप से साल्वे और मेयर ने क्या किया कि साल्वे और मेयर ने जो संवेग है उनको दो टाइप से डिवाइड कर दिया, यानी कि साल्वे कौन थे, जिसने पहली बार संवेग शब्द दिया, साल्वे व पीटर ने संवेगों को दो भागों में बांट दिया। एक तो बोल दिया व्यक्तित्व और दूसरे को क्या बोल दिया, सामूहिक। अब व्यक्तित्व को इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, अंतरा व्यक्तित्व। अंतरा, ये नाम मैंने पहले भी कई सारी क्लासेस में एक्सप्लेन किया है। व्यक्तित्व ये पता होना चाहिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल। और इसको क्या बोला जाता है, अंतर व्यक्तित्व, अंतर व्यक्तित्व। और इसको क्या बोला जाता है, इंटर, यहाँ इंट्रा है, यहाँ पर इंटरपर्सनल। यानी कि संवेगों को दो भागों में बांट दिया साल्वे और पीटर ने, एक को बोला व्यक्तित्व और एक को बोला सामूहिक। अब व्यक्तित्व के अंदर क्या आएंगे, खुद की आत्मा का अध्ययन करना या खुद के संवेगों को समझना, यानी कि आत्म जागरूकता। इसके अंदर उन्होंने क्या कहा, आत्म जागरूकता। अभी आत्म जागरूकता क्या बताता है कि खुद के संवेगों को समझना। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या कहा,
खुद की अभिप्रेरणा, ठीक है, यानी कि आत्म अभिप्रेरणा या स्व अभिप्रेरणा, स्व अभिप्रेरणा। अब अभिप्रेरणा वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि अभिप्रेरणा दो टाइप की होती है। एक तो क्या होती है खुद की अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा, और दूसरी क्या होती है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, मेरे मन से निकले, ऐसा क्यों हुआ, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, मुझे इस सिचुएशन को सिचुएशन के साथ समायोजन में लेकर आना है, ये तो मेरी खुद की अभिप्रेरणा है, ठीक है। और एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है जो प्रशिक्षण के द्वारा या ट्रेनिंग के द्वारा दी जाती है, ठीक है। अब बाह्य अभिप्रेरणा में क्या होता है, मान लो मैंने कहा कि तुम फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें ये चीज दूं, तो ये क्या है, मुझे बाहर से अभिप्रेरणा मिली। और एक मेरे अंदर से हो कि मुझे अपनी स्थिति को, अपनी सिचुएशन को, अपनी पारिवारिक कंडीशंस को सुधारने के लिए मुझे पढ़ना भी पड़ेगा और मुझे जॉब लेनी भी पड़ेगी, ये मेरी खुद की अभिप्रेरणा। एक दूसरा है आकर कहे कि तेरे घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, तुझे जॉब करनी चाहिए, तुझे पढ़ना चाहिए, तू जॉब करेगा, पढ़ेगा, जॉब लगेगा तो तू ये अचीव कर सकता है। ये क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा। यानी कि जब हम अंतरा व्यक्तित्व की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, स्व अभिप्रेरणा, आत्म अभिप्रेरणा, या जो मेरी खुद की अंदर की जो मेरी इच्छाएं हैं उनसे प्रेरित होकर मैं किसी के कोई अच्छा काम करूं या मेहनत करूं, हार्ड वर्क करूं, ठीक है। आत्म जागरूकता की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं, स्व अभिप्रेरणा की बात करते हैं, और क्या करते हैं, स्वयं पर नियंत्रण। स्वयं पर नियंत्रण। अब स्वयं पर नियंत्रण मतलब किसपे, आदमी खुद पर नियंत्रण कैसे करेगा, स्वयं के संवेगों पर नियंत्रण। मेरा कंट्रोल मेरी खुद की इमोशंस पर हो, भावनाओं पर हो, ईर्ष्या पर हो, प्रेम पर हो, भाईचारे पर हो, यानी कि खुद के ऊपर कंट्रोल करना, खुद की संवेगों पर नियंत्रण करना। और बाह्य में क्या कहते हैं, किसी के प्रति हमारी क्या हो सकती है, सहानुभूति हो सकती है। अब किसी के प्रति सहानुभूति होगी, उसके अगर संवेग हाइपर हो गए, उसको गुस्सा आ रहा है, वो किसी से ईर्ष्या कर रहा है, किसी के बारे में गलत सोच रहा है, पहले हम उसकी पूरी बात सुने कि ये ऐसा क्यों कर रहे, फिर हम उसके संवेगों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। यानी कि हम उसके साथ क्या बनाएं, पहले उसके प्रति सहानुभूति दिखाएं और फिर उसके साथ क्या करें, मधुर संबंध बनाएं, संबंध, ठीक है। अगर वो एक थप्पड़ मार रहा है, वो किसी को मारने के लिए जा रहा है और हम उसको कह दें ठीक है उसने गलत किया तो उसको मार दे, तो ये क्या है, ये अच्छी बात नहीं है। हमने उसके संवेगों को भी क्या करना है, कंट्रोल करना है। और ये किस में आता है, ये इंटरपर्सनल में आता है, अंतर व्यक्तित्व में आता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरे की भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना, ये किस में आता है, ये आता है अंतर व्यक्तित्व में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये किसने वर्गीकरण किया था, साल्वे और पीटर ने। अब बात करते हैं कि संवेगों की अपनी विशेषताएं होती हैं। अब संवेगों की विशेषताएं वैसे तो मोटा मोटी मैंने इसके साथ ही बता दी, अलग से एक टॉपिक दे रखा था तो मैं बता देती हूं कि संवेगों की विशेषताएं क्या है। संवेगों की विशेषताएं, पहली बात तो खुद के संवेग समझना, फिर उनके ऊपर क्या करना, कंट्रोल करना, यानी कि खुद के संवेग समझना, संवेग समझना, मेरे अंदर किस चीज की कमी है। अब मैं कईयों में प्यार, प्रेम, भाईचारे के इतने संवेग हावी हो जाते हैं, वो आंख बंद करके दूसरे पर बिलीव कर लेते हैं कि ये ऐसा कह रहा है तो ये सही कह रहा होगा। हम खुद जज ही नहीं करते हैं, मतलब अगले के ऊपर इतना प्यार है, हमें इतना प्रेम है, हमें उसके ऊपर इतना विश्वास है, उस भाईचारे के ऊपर, कि हम उस पर आंख बंद कर के विश्वास कर लेते हैं और हो सकता है कि वही हमारी जड़ काट दे। ऐसा मोस्टली कंपटीशन के एग्जाम में देखा जाता है कि अपना ही अपने को काटने की कोशिश करता है। कंपटीशन में अगर एक वैकेंसी है और 2 पेपर देने वाले हैं तो कई बार क्या होता है कि दूसरा क्या पढ़ रहा है वो अपने सगे को ही नहीं बताता, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। संवेगों के ऊपर कंट्रोल करना, उनको दमित इच्छाओं में लेकर जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, उसको समझकर कंट्रोल करना। एक तो होता है कि संवेगों को दबा देना, दबाना कभी भी नहीं चाहिए, उसके ऊपर क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। अब यहाँ पर खुद के ही संवेगों को समझना। अब खुद के संवेग, कहीं मेरे अंदर इतनी ज्यादा भावना है सहानुभूति की, प्रेम की, कि मैं आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास कर लूं,
ठीक है। अब लड़कियां करती हैं ऐसा काम, लड़कियों में बहुत ज्यादा ये भावना पाई जाती है। एक लड़के ने मीठी मीठी बात करी और उसी दिन बस यही भगवान है, इसने कह दिया वो सब कुछ है। ठीक है, लड़कों को पता है, लड़कों को पता है कि लड़की अगर ऐसा कह रही है कि तू ही मेरे लिए सब कुछ है तो ये सच्चाई नहीं। लेकिन लड़कियों के अंदर ये संवेग ज्यादा होता है कि हाँ, लड़के ने मुझे ये कह दिया तो यही भगवान है, अब मेरे माँ बाप जो कुछ कह रहे हैं वो गलत है। सबसे पहले अपने संवेगों को समझना कि मेरे संवेग किसी के प्रति ईर्ष्या वाले ज्यादा हैं, किसी के प्रति प्रेम वाले ज्यादा हैं, मुझे मेरे अंदर भय की भावना ज्यादा है। कईयों के अंदर इतना भय होता है कि वो पहले से मान लेते, हार मान लेते, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से तो ये होगा ही नहीं, इसके पीछे कोशिश करके टाइम खराब करना है, इससे बेटर तो मैं कुछ दूसरा काम कर लूं। किसी अब हायर एग्जाम की बात करें, नहीं, एक दिन सिलेबस देखा और सिलेबस देखकर उसके मन में वो भावना आई कि इतना बड़ा सिलेबस है, मैं कैसे कर लूं, इतना बड़ा सिलेबस तो मुझसे होगा ही नहीं, टाइम तो बहुत कम बचा। अरे तुम उसको पढ़कर तो देखो, तुम उसको समझने की कोशिश तो करो, क्या पता तुम्हारा इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो जाए कि आप बहुत कम टाइम में सिलेबस को कवर कर पाओ। यानी कि सबसे पहले खुद के संवेगों को समझना, ठीक है, अपने संवेगों को पहचानना या अपने संवेगों को समझना। उसके बाद दूसरों के संवेगों को समझना, पहचानना या जानना। ठीक है, यानी कि दूसरों के संवेगों को जानना, पहचानना या समझना। आगे वाला ये काम कर रहा है, उसकी पीछे की नीति क्या रही होगी, वो मुझे काट कर आगे बढ़ना चाहता है या मेरे लिए वो पॉजिटिव नेचर है, पॉजिटिव बिहेवियर है। अगला मीठी मीठी बात करे तो पहले हमें उसके संवेग समझने हैं। हमारे अंदर वो बुद्धि लब्धि होनी चाहिए, हमारे अंदर वो आईक्यू होना चाहिए कि हमारे अंदर उतना आईक्यू हो, उतनी बुद्धि हो कि हम अगले वाले के संवेगों को समझे, आगे वाले के इमोशनल जो इंटेलिजेंसी है उसको समझें और फिर ही हम उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। मैं तो ये कहूंगी दुश्मनी का तो बढ़ाओ ही मत, जहां दोस्ती नहीं हो रही है वहां पर हाथ जोड़ लो, राम राम कर लो कि अपनी बात नहीं बन रही। दुश्मनी करके क्या फायदा है, आपका नुकसान होगा, आपके परिवार का नुकसान होगा या उसके परिवार का नुकसान होगा। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव ही है तो वो नुकसान करेगा ही नहीं, वो पॉजिटिव नहीं है तो किसी हालत में आपके संवेगों को ठोस पहुंचाएगा। तो आपके अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है वो उस लेवल की होनी चाहिए कि आगे वाले के संवेग तुम समझ भी पाओ और अपना एक क्या कर पाओ, निर्णय भी ले पाओ। ठीक है, फिर तीसरा, खुद के संवेगों पर कंट्रोल। खुद के संवेगों पर नियंत्रण। अभी तो समझने की बात और थी, समझ आ गया तो फिर हमें उस पर क्या होना चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए। फिर दूसरों के संवेगों पर नियंत्रण, दूसरों के संवेगों पर नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है। फिर और क्या होना चाहिए, खुद के समझ ले, दूसरे के समझ ले, खुद का पर नियंत्रण कर लिया, दूसरों पर नियंत्रण कर लिया। अब दूसरों के संवेगों पर नियंत्रण किस तरीके से होगा, भाईचारे से, मधुर संबंध बनाकर, सहानुभूति दिखाकर, जैसे यहां बता रखा था, सहानुभूति दिखाकर। हम क्या कर सकते हैं, दूसरे के संवेगों पर नियंत्रण कर सकते हैं, तालमेल कर। अब समायोजन करके, समायोजन किसके साथ करोगे, वातावरण के साथ। और वातावरण में कौन आता है, वातावरण में कौन आता है, सोसाइटी आती है, परिवार आता है, स्कूल आता है, पास पड़ोस आता है। इन सब के साथ क्या करेंगे, हम समायोजन करके अपने संवेगों पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। ये क्या था, बुद्धि का ही एक पार्ट था। एक होती है हमारी बुद्धि और एक होती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंसी। और इमोशनल इंटेलिजेंसी कौन सी होती है, जो बुद्धि हमारे इमोशंस पर कंट्रोल कर पाए, उस बुद्धि को क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी। ठीक है, इसके अंदर प्यार, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा सब तरह की होती है, यानी कि पॉजिटिव। अगर जिसके अंदर पॉजिटिव संवेग हैं,
प्रेम है, सहानुभूति है, भाईचारा है, समायोजन की अधिकता रखता है, वो क्या होगी, वो आदमी को क्या देगी, एनर्जी देगी। ठीक है, बात करूं जैसे कि आदमी के अंदर एनर्जी, एनर्जी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा, अब ऊर्जा किस, एक क्या होगी पॉजिटिव, यानी कि एक क्या होगी पॉजिटिव, दूसरी क्या होगी नेगेटिव। जो पॉजिटिव संवेग हैं, जो पॉजिटिव संवेग हैं वो हमें क्या देंगे, पॉजिटिव ऊर्जा देंगे, और जो नेगेटिव संवेग हैं वो हमें क्या देंगे, नेगेटिव एनर्जी देंगे। अब पॉजिटिव संवेग कौन से हो सकते हैं, प्रेम, सहानुभूति, समायोजन, ये क्या देंगे हमें, पॉजिटिव एनर्जी देंगे। नेगेटिव कौन से होंगे, ईर्ष्या, द्वेष, भय, क्रोध, ये हमारे क्या है, नेगेटिव संवेग हैं, तो ये हमें क्या देंगे, नेगेटिव एनर्जी। क्लास को यही खत्म करते हैं। थैंक यू।